कहानी शुरू होती है और हमें एक रिपोर्ट के जरिए बताया जाता है कि अमेरिका में एक वायरस ने हमला कर दिया है। इसका नाम वार्म फ्लू है और इसकी शुरुआत चाइना से हुई थी, लेकिन वहाँ की सरकार इस वायरस के बारे में कुछ नहीं बोल रही। इस वायरस की वजह से लोगों को खून की खांसी हो रही है और लोग इन्फेक्टेड भी हो रहे हैं। सरकार ने इस वायरस से बचने के लिए सब जगह अलर्ट लगा दिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कॉलेज में एक एमा नाम की लड़की को देखते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि एमा इवान नाम के एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन एमा को उसके बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। इसके बाद वो बायोलॉजी की क्लास में जाकर मेंढक को काटने लगती है, लेकिन उससे वो ठीक से नहीं होता, जिससे हम समझ पाते हैं कि एमा एक सीधी सादी लड़की है। कॉलेज के बाहर वो अपनी बहन स्टेसी से मिलती है, जिसने कुछ ही समय में अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था, जिसका नाम सीजे है। और हमें ये भी पता चलता है कि वो एक पैरालाइज्ड पेशेंट है। स्टेसी को पता चल जाता है कि एमा इवान नाम के लड़के से प्यार करती है। तभी वो इवान को लिफ्ट के बहाने अपने पास बुला लेती है। तभी उसके डैड माइकल यहाँ पर आ जाते हैं और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उसकी मॉम का कॉल आता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी मॉम किसी काम के सिलसिले से शहर से बाहर है। इवान उनका पड़ोसी है। खैर कुछ टाइम में वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं। रात में एमा अपने फ्रेंड ग्रीसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, जहां वो उसे एक वीडियो देखने के लिए कहती है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक लड़की लिफ्ट में होती है। तभी बाहर से एक आदमी आता है और उस पर खून की खांसी करने लगता है। ये देखकर एमा को कुछ अजीब लगता है, लेकिन उसी समय इवान एमा के घर में एक कागज फेंकता है और बाद में एमा उसे अपना फोन नंबर भी दे देती है। इसके बाद वो उसे नीचे आकर मिलती है और साथ ही उसे गाल पर भी किस करती है। अब वो अपने घर में आकर अपने डेट से बात करने लगती है। उनकी बातचीत से पता लगता है कि माइकल उसी कॉलेज में पढ़ाता है जिसमें एमा और स्टेसी पढ़ती है और उनकी फैमिली शहर में नई रहने के लिए आई है। अगले दिन कॉलेज में उसके डैड इंसेक्ट के बारे में सभी लोगों को पढ़ाने लगते हैं, जिस लेक्चर में वो काफी सारे इंसेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। आगे वो एक ऐसे इंसेक्ट के बारे में भी बताते हैं जिसे जिंदा रहने के लिए किसी होस्ट की जरूरत होती है, यानी कि वो अपने होस्ट के खून से जिंदा रहता है। अब क्लास के बीच में ग्रीसी की तबीयत खराब होने लगती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि ग्रीसी भी खून की खांसी कर रही है। इसके बाद वो बीच क्लास में से उठकर बाहर चली जाती है। माइकल एमा से उसे देखने के लिए जाने के लिए कहता है। एमा उसके पीछे जाकर देखती है कि वो एक जगह पर लेटकर तड़प रही है। एमा उसकी हेल्प करने लगती है, लेकिन तभी एक लड़का और वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए आ जाता है, लेकिन तभी ग्रीसी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। वो लड़का एमा को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। एमा के जाने के बाद ग्रीसी अचानक से उठती है और उस लड़के के ऊपर खून की खांसी कर देती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ग्रीसी वार्म फ्लू से इन्फेक्टेड थी और अब उसने उस लड़के को भी इन्फेक्टेड कर दिया है। कॉलेज खत्म होने पर माइकल अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा होता है, जिस पर वो बताती है कि मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। इसके बाद माइकल उसे लेने के लिए एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है और एमा और स्टेसी को अपने पड़ोसी की गाड़ी में बैठा देता है। घर आकर एमा देखती है कि अब देश में वार्म फ्लू नाम का एक वायरस फैलने लगा है और अब ये कैलिफोर्निया में भी एंटर हो चुका है। एमा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और इसके बाद वो अपनी फ्रेंड ग्रेसी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड ग्रेसी कॉल नहीं उठाती। इसके बाद एमा जब अपने कमरे में होती है, उसे बाहर एक हिरन दिखाई देता है, लेकिन इसी बीच आर्मी का एक हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजरने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वो हिरन वहाँ से भाग जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि उस हेलीकॉप्टर से मेडिसिन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। कुछ देर बाद उसके डैड का फोन आता है। वो बताते हैं कि आर्मी ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, जिस वजह से वो एक जगह पर फंस गया है और वो अभी भी एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाया है। अब माइकल उनसे कहता है कि वो उनकी मॉम को जरूर वापस लेकर आएगा। अब रात में माँ देखती है कि गवर्नमेंट ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया है और आने जाने के भी सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इसके बाद एमा जब दरवाजे पर जाती है तो उसे बाहर कोई नजर आता है। बाद में पता चलता है कि वो सीजे है और उसे स्टेसी ने यहाँ पर बुलाया है। अब एमा अपने कमरे में जाकर ग्रेसी के फेसबुक पेज को देखने लगती है, जिसके कमेंट में हमें एक वीडियो मिलती है जिसमें वो आदमी बता रहा होता है कि सरकार जरूर हमसे कुछ छुपा रही है और केवल खांसने की वजह से कैसे लॉकडाउन लगा दिया। अब अगले दिन एमा देखती है कि उनके इलाके में आर्मी के सोल्जर घूमने लगे हैं। अब वो सोल्जर यहाँ हर घर के बाहर एक बॉक्स को रख देते हैं। एमा जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक फ्लेयर गन और खाने का कुछ सामान निकलता है। अब रात में स्टेसी और सीजे एक पार्टी में जाने वाले होते हैं। एमा उन्हें बाहर जाने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। अब एमा अपना फोन चेक करती है। उसे पता चलता है कि स्टेसी ने उसके फोन से मैसेज करके इवान को भी इनवाइट कर लिया है, जिस वजह से अब एमा को भी वहाँ पर जाना पड़ता है। पार्टी में उसे इवान मिल जाता है। इसके बाद वो दोनों एंजॉय करने के लिए एक अलग कमरे में आ जाते हैं, लेकिन सीजे कुछ गड़बड़ कर देता है, जिससे स्टेसी वहाँ से गुस्से से जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पार्टी में एक इन्फेक्टेड लड़का आ गया है और ये लड़का वही होता है जो ग्रीसी की वजह से इन्फेक्टेड हुआ था। इसके बाद वो लड़का सब पर अटैक करने लगा है। अब एमा स्टेसी को लेकर एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन वो लड़का इन्हें देख लेता है और स्टेसी को पकड़कर उनके मुंह पर खून उगल देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब स्टेसी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसके बाद वो लड़का एमा की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर इवान आकर उसे बचा लेता है। खैर अब वहाँ पर पुलिस
पुलिस भी आने लगी थी, जिस वजह से वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। अब घर आकर स्टेसी बाथ लेने लगती है। तभी वो इवान को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अगले दिन सुबह एक मेडिकल टीम उनके घर पर चेकअप के लिए आती है। एक डॉक्टर स्टेसी से सवाल करती है कि क्या वो किसी इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में आई है, जिस पर वो झूठ बोलकर मना कर देती है। अब दोपहर में उनके डैड फोन करते हैं और उन्हें बाहर जाने से मना करते हैं और स्टेसी को अपने साथ गन रखने के लिए कहते हैं, जो कि उन्होंने अपनी अलमारी में रखी है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि वो गन की मदद से अपने आप को सेफ रख सके। तभी उनकी कॉल कट हो जाती है और हमें पता चलता है कि आर्मी ने इस इलाके के सभी नेटवर्कों को बंद कर दिया है और सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट शुरू कर दिया है। अब रात में वो देखती है कि उनके पड़ोसी ने आसमान में फ्लेयर छोड़ दिए है। असल में उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो रही थी और उसे ट्रीटमेंट की काफी ज्यादा जरूरत थी। कुछ देर में आर्मी के सोल्जर आते हैं और उसकी वाइफ को ले जाने लगते हैं, क्योंकि अब वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। अब उसका हस्बैंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी के सोल्जर उसे घर के अंदर वापस भेज देते हैं। अब हम देखते हैं कि इस इलाके में काफी सारे लोग फ्लेयर को फायर कर रहे हैं, यानी उनके घर में भी कोई न कोई इन्फेक्टेड जरूर है। इसके बाद एमा अपने डैड को मैसेज भेजने की कोशिश करती है, लेकिन मैसेज सेंड नहीं होते। इसके बाद दोनों बहनें डिसाइड करती है कि वो अपने डैड और मॉम को वापस लेके आएंगी। वो दोनों गैरेज से कार लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है। कुछ आगे जाने पर उन्हें आर्मी रोक लेती है और उन्हें वापस घर जाने के लिए कहती है। स्टेसी बाहर निकलकर सोल्जर से कह रही है कि हमें मॉम डैड को लेने जाना है, लेकिन सोल्जर उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। इसके बाद एक कार तेजी से वहां से जा रही होती है। तभी सोल्जर उस कार पर फायर करके उसके ड्राइवर को मार देते हैं। अब वो दोनों जल्दी से अपनी कार लेकर वापस से घर पर आ जाती है। सुबह रास्ते से आर्मी की गाड़ी गुजरती है और लोगों को कहती है कि अगर उनके घर में कोई इन्फेक्टेड हो तो वो उन्हें जरूर बताएं। अब रात में स्टेसी देखती है कि उसका इन्फेक्शन अब फैलता ही जा रहा है। उसकी गर्दन के पीछे एक वार्म यानी कि कीड़ा रहने लगा है और वो इस बारे में एमा को कुछ नहीं बताती। डिनर के टाइम पर स्टेसी उन्हें बताती है कि डैड और मॉम के बीच में रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि डैड मॉम को चीट कर रहे थे। असल में माइक एक स्टूडेंट के साथ था। तब उसे स्टेसी ने देख लिया और उसकी मॉम को बता दिया, जिस कारण से उनके बीच में रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। एमा स्टेसी से कहती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। फिर स्टेसी एमा को कहती है कि तुम इस बात को हैंडल नहीं कर पाती। इसके बाद स्टेसी को खांसी होना चालू हो जाती है। तभी दरवाजे पर इवान एमा को आवाज लगाने लगता है। इसके बाद एमा दरवाजा खोलकर इवान को अंदर ले लेती है। तब इवान उन्हें बताता है कि उसके डैड भी अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। वो सब बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उसके डैड विंडो तोड़कर अंदर आ जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि इन्फेक्टेड होने के बाद इंसान देख नहीं पाता, क्योंकि उनकी बॉडी को अब वार्म्स कंट्रोल करने लगते हैं। वो अंदर आकर एमा की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही हम देखते हैं कि उसके कानों से वार्म्स के अजीब से डेंटिकल निकल रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो एमा पर अटैक करता, स्टेसी उसे शूट करके मार देती है। अब कुछ देर बाद स्टेसी की हालत भी खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद एमा और इवान को एक कमरे में लाकर बंद कर देते हैं। स्टेसी दोनों से कहती है कि वो मुझे छोड़कर चले जाए, लेकिन एमा उसे अकेला छोड़कर जाने से मना करती है। इसके बाद एमा टेरिस पर आकर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करने लगती है। उसके साथ साथ इवान भी वहां पर आ जाता है। इसी बीच उनके घर पर सीजे आता है और स्टेसी की आवाज लगाने लगता है। स्टेसी उसे आवाज लगाती है और अपने पास बुला लेती है। वो उसे बताती है कि एमा और इवान इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर चले गए हैं। अब सीजे जैसे अपना हाथ डालकर उसे निकालने की कोशिश करता है, स्टेसी उसका हाथ पकड़कर तोड़ देती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर जब वो दोनों यहाँ पर आते हैं, तब तक सीजे मर चुका था और स्टेसी उसका हाथ खा रही थी। अब वो बताती है कि वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही, बल्कि वार्म्स उसे कंट्रोल कर रहे हैं। एमा से उसकी बहन की ये कंडीशन देखी नहीं जाती। इसके बाद वो अपनी डैड की क्लास को याद करके उसके अंदर से वार्म निकालने का डिसाइड करती है। वो सबसे पहले उसके खाने में कुछ बेहोशी की दवा डाल देती है। उस खाना को खाते ही स्टेवी बेहोश हो जाती है और इसके बाद वो दोनों उसे बाहर निकाल लेते हैं। एमा यहाँ उसके गर्दन पर टेप लगाती है जहाँ वो वार्म्स था, और हवा न मिलने की वजह से वो वार्म्स बाहर आने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो वार्म्स बाहर आता है, ईवा उसे पकड़ लेती है और बाहर खींचने लगती है, लेकिन तभी स्टेवी को होश आ जाता है और वो खुद ही उस वार्म्स को बाहर निकालकर फेंक देती है। इसके बाद एमा को लगता है कि अब उसकी बहन नॉर्मल हो गई है, जिस वजह से वो रात में उसी के पास सो जाती है। अब वो अगले दिन जब जागती है तो देखती है कि स्टेवी घर का सारा खाना लेकर कहीं भाग गई है। ये देखकर एमा भी उसके पीछे लग जाती है। इधर स्टेवी भागते हुए एक दूसरे घर में छिप जाती है। इवान एमा से मना करता है कि वो उसके पीछे ना जाए, लेकिन वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, जिस वजह से वो भी उसके साथ अंदर चली जाती है। अंदर आके उन्हें काफी सारे इन्फेक्टेड लोग मिलते हैं। साथ ही उसे वहाँ ग्रेसी की डेड बॉडी भी दिखाई देती है।
उसके मुंह में से वही वॉर्म्स निकल रहे थे। तभी वो इन्फेक्टेड लोग इनके पीछे लग जाते हैं। इसके बाद दोनों उनसे बचते हुए स्टीवी वाले कमरे में आ जाते हैं। यहाँ एमा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीवी कहती है कि अब मुझे मार दो, नहीं तो तुम लोग भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। और जब स्टेसी एमा पर अटैक करने जाती है तो एमा उसे शूट करके मार देती है। खैर अब एमा और इवान बाकी इन्फेक्टेड लोगों से बचने के लिए घर की छत पर चले जाते हैं। इसी बीच वो देखते हैं कि इस इलाके में एयरफोर्स बॉम्बिंग कर रही है सभी इन्फेक्टेड लोगों को मारने के लिए। ये देखकर इवान उसे अपने साथ पूल में कूदने के लिए कहता है। वो ऐसा ही करते हैं और जल्दी से पूल में कूद जाते हैं। तभी वहाँ बॉम्ब गिरती है जिससे वो इलाका पूरी तरह तबाह हो जाता है, लेकिन वो दोनों पुल में होने की वजह से बच जाते हैं। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर रोड के पास वाली शॉप पर आ जाते हैं, जहाँ एमा को अपने डैड का लिखा हुआ एक नोट दिखाई देता है, जिसमें उसके डैड ने लिखा था कि वो इस वक्त सेफ है और वो उसके अंकल के घर पर जा रहे हैं। ये नोट पढ़कर एमा काफी ज्यादा खुश होती है कि अपने डैड ठीक है। इसके बाद वो एक कार लेकर वॉशिंगटन की तरफ निकल जाते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।